नमस्कार दर्शकों, साहित्य मन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आत्मकथा, जिसका शीर्षक है झूठन। इस आत्मकथा को जारी रखते हुए आज हम इसका भाग 9 पूर्ण करेंगे। भाग 9 से पूर्व जितने भी भाग हैं उनका वीडियो प्राप्त कर आप मेरे चैनल से सुन सकते हैं। अब हम शुरू करेंगे भाग 9। ब्रजपाल सिंह अभी भी रसायन शास्त्र पढ़ाता था। उसके प्रति मेरे मन में आदर भावना नहीं रह गई थी, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि मैंने कभी उसका अनादर किया हो। रसायन शास्त्र पढ़ना मुझे अच्छा लगता था। 11वीं की वार्षिक परीक्षा में भी मुझे अच्छे अंक मिले थे, लेकिन 12वीं में जाते जाते ही मैंने महसूस किया कि जब मैं रसायन प्रयोगशाला में प्रैक्टिकल के लिए जाता हूँ, ब्रजपाल किसी न किसी बहाने मुझे बाहर कर देता है या किसी काम से कहीं भेज देता है। इंटर का यह मेरा अंतिम वर्ष था। बोर्ड की परीक्षा थी। भविष्य इसी परीक्षा के परिणाम पर टिका था। कई महीने तक जब मैं प्रैक्टिकल नहीं कर पाया तो मुझे ऐसा महसूस होने लगा था जैसे जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है। एक रोज़ उसने मुझे सभी के सामने अपमानित भी किया था और प्रयोगशाला से बाहर कर दिया था। मैंने पूछा भी था, मेरी गलती क्या है? कोई नुकसान मुझसे हुआ है? लेकिन ब्रजपाल सुनने को तैयार नहीं था। मैंने राम सिंह से बात की तो उसने प्रिंसिपल से मिलने की सलाह दी। प्रिंसिपल यशवीर त्यागी ने मेरी बात सुनी थी पूरे इत्मीनान से। अनुशासन के लिए छात्रों में उनकी दहशत थी। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि वे मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे। ब्रजपाल सिंह से बात करके समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन हुआ ठीक उल्टा। 11वीं परीक्षा में मैं प्रैक्टिकल नहीं कर पाया था पूरे वर्ष। बोर्ड की परीक्षा में मेरा मात्र प्रैक्टिकल ही खराब नहीं हुआ, बल्कि मौखिक साक्षात्कार में भी मुझे कम अंक मिले थे, जबकि मैंने परीक्षक के सभी पन्नों के सभी प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर दिए थे। जब परिणाम घोषित हुआ, मैं 12वीं में फेल था। रसायन शास्त्र के अलावा सभी विषयों में अच्छे अंक मिले थे। प्रैक्टिकल में फेल था। इस घटना ने अचानक मेरे सामने भयानक गतिरोध उत्पन्न कर दिया था। मेरा मन उचट गया था। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। एक अंधेरा मेरे सामने खड़ा था। घर परिवार में जैसे मातम छा गया था। पिताजी अफसोस जाहिर करके चुप हो गए थे। मैं बुझ सा गया था। किसी काम में मन नहीं लगता था। बहुत बेचैनी भरे दिन थे। उन्हीं दिनों माया की शादी तय हो गई थी। काम की व्यस्तताओं में मैं अपनी दूर निश्चिंताओं को कुछ समय के लिए भूल गया था। भविष्य की अनिश्चितता मुंह बाए खड़ी थी। मैं अपने भंगीपन से बाहर आने के लिए छटपटा रहा था, जबकि हालात मुझे बार बार वहीं धकेल रहे थे। ब्रजपाल के षड्यंत्र ने मुझे तोड़ दिया था। उन दिनों जसबीर सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून में नौकरी कर रहा था। मामा के साथ रहता था। सुरजन की शादी भी हो चुकी थी। मैंने जसबीर के सामने अपनी व्यथा कही तो वह बोले, चल छोड़, मार गोली इस गांव को, देहरादून दाखिला लेकर वहीं पढ़ना। डीएवी कॉलेज में भर्ती करवा दूंगा, तू फिक्र क्यों करे है? इस साल नहीं तो अगले साल पास हो जाओगे। मेरी हताशा को जैसे संभल मिल गया था। जसबीर ने अपने खास लहजे में मुझे हौसला दिया था। ले, ये भी कोई बात हुई? फिक्र क्यों करे हैं? मैं हूं ना। बड़ी से बड़ी समस्या को इस वाक्य से जसबीर मिनट भर में धाराशाही कर देता था। अजीब हौसला था उसमें। वह कभी निराश नहीं होता था। पिताजी ने भी देहरादून जाने की मुझे इजाज़त दे दी थी।
जिस दिन मैंने देहरादून जाने के लिए घर छोड़ पिताजी ने भावुक होकर कहा था, बेटे तू एक गरीब चूड़े का बिट्टा है, इसे हमेशा याद रखियो। माया को ससुराल के लिए करते ही मैं सुरजन के साथ देहरादून आ गया था। उस वक्त मेरे पास एक पुरानी कमीज और पट्टे का एक पजामा था। बस यही संपत्ति थी मेरे पास। किराए के अलावा पिताजी ने एक भी पैसा नहीं दिया था। देते कहाँ से? माया की शादी भी कर्ज के पैसों से की थी, जिसे उतारने में जसबीर की सारी तनख्वाह जाती थी। महीने भर का गुजारा भी ठीक से नहीं होता था। देहरादून के लिए बस में बैठते हुए मन उदास था। लग रहा था जैसे बरला हमेशा के लिए छूट रहा है। कड़वी यादों ने मन कसेला कर दिया था। यह कसेलापन अभी भी मन के किसी कोने में पसरा बैठा है, जो मौका मिलते ही अपना रंग और स्वाद दिखा देता है। मामा इंद्रेश नगर में रहते थे। सहारनपुर चौक के पास खदरी मोहल्ले के साथ एक गंदा नाला बहता है। उसके पार इंद्रेश नगर बसा हुआ है। इस घने मोहल्ले को जटिया मोहल्ला कहा जाता था। बाद में इसका नाम इंद्रेश नगर पड़ा था। मामा और जसबीर एक ही कमरे में रहते थे। सुरजन उन दिनों अपनी ससुराल में रहता था। दोपहर को थोड़ी देर के लिए तथा शाम को वह अपने पिताजी यानी मेरे मामा से मिलने बिना नागा किए आता था। मामा और जसबीर के साथ तीसरा मैं भी उस कमरे में आ गया था। कमरे में सामान नाम मात्र ही था। कमरे में एक रस्सी बंधी थी, जिस पर गंदे कपड़ों को बेढंगे तरीके से लटकाया हुआ था। बेतरतीब सामान इधर उधर रखा हुआ था। सफाई यदा कदा ही हो पाती थी। जनेसर भी पास में ही रहता था। उसका कमरा, जो लकड़ी के फट्टों को जोड़कर बनाया गया था, पुराने टीन से छत ढकी हुई थी, उसमें भी वही हाल था। एक किनारे चूल्हा था। छत से लेकर कपड़े तक धुएं के रंग में स्याह पड़ गए थे। विमला भाभी को देहरादून आए 1 साल हो गया था। उसने भी कुछ ठिकानों का काम ले लिया था। वह भी सुबह निकलती थी घर से, दोपहर को लौटती थी। जनेसर की कोई नौकरी नहीं थी। जो भी काम मिलता वह कर लेता था। अक्सर रात पाली में वह मैला ढोने वाली नगरपालिका की गाड़ी में काम करता था। सुरजन सिंह ने डीएवी इंटर कॉलेज की 11वीं कक्षा में दाखिला ले लिया था, लेकिन मुझे अभी तक दाखिला नहीं मिला था। इंटर फेल हो जाने का ठप्पा मेरे माथे पर लग चुका था। जो भी सुनता नाक बोह से कोड़ने लगता। काफ़ी भाग दौड़ के बाद प्रेम कुमार शर्मा जी की सिफारिश से दाखिला मिला। सुरजन सिंह ने बहुत मिन्नतें की थी प्रेम प्रकाश शर्मा जी की। वह एक प्रतिष्ठित अध्यापक थे डीएवी इंटर कॉलेज में। त्यागी इंटर कॉलेज बरला के प्रमाण पत्र को देखते ही अजीब सी मुद्रा बना लेते थे। त्यागी इंटर कॉलेज बरला के प्रमाण पत्र को देखते ही अजीब सी मुद्रा बना लेते थे। दाखिले की भाग दौड़ में कई बार घोर निराशा के दौर से गुजरना पड़ता था। मुझे कई बार लगा कि अब पढ़ाई पूरी नहीं हो पाएगी। फेल हो जाने की हताशा ने मेरे आत्मविश्वास को डगमगा दिया था। लगता था जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। सुरजन सिंह की पत्नी स्वर्णलता अपने मायके में रहती थी। अक्सर मैं सुरजन के साथ वहां जाता था। वे बेहद आत्मीय और स्नेहशील थीं। उनके मन में अपनेपन की भावना बहुत ज़्यादा थी। निराशा और हताशा के क्षणों में वे मेरा हौसला बढ़ाती थीं। कॉलेज में दाखिला मिलते ही मैं पढ़ाई में जुट गया था। इंद्रेश नगर से डीएवी इंटर कॉलेज काफ़ी दूर पड़ता था। फिर भी मैं सुबह 7 बजे का पीरियड कभी छोड़ता नहीं था। मैं अपनी निराशा से मुक्त होना चाहता था। मैं धीरे धीरे निराश की अंधी गुफा से बाहर निकलने लगा था।
इंद्रेश नगर में ज़्यादातर सफाई करने वाले भंगी और जूते बनाने मरम्मत करने वाले जटिये रहते थे। भंगी अपने आप को वाल्मीकि कहलाना पसंद करने लगे थे और जटिये जाटव रहते भी ये अलग अलग हिस्से में थे। एक और वाल्मीकि तो दूसरी और जाटव। इनके मोहल्ले का प्रवेश सहारनपुर रोड से तो उनके आने का रास्ता कावली रोड से। गरीबी और अशिक्षा दोनों को पुश्तैनी मिली थी। छोटे छोटे दड़बेनुमा मकानों में तंग हाल जीवन था सभी का। इक्का दुक्का लोग ही दो वक्त की रोटी कुछ ढंग से खा पाते थे। सफाई कर्मचारी सुबह 5 बजे ही घरों से निकल पड़ते थे। काम पर जाने के लिए लोह गाड़ी धक्के धकेल कर ले जाने से खड़ांग खड़ांग की ध्वनि से आँख खुल जाती थी। स्त्री पुरुष सभी सुबह निकल जाते थे। घर में रह जाते थे वृद्ध, बीमार या बच्चे। स्कूल जाने वाले बच्चे दिन भर गलियों में आवारागर्दी करते थे। बहुत कम बच्चे थे जो पढ़ने लिखने में रुचि लेते थे। माँ बाप के पास समय ही कहाँ होता था कि बच्चों को हाथ पकड़कर स्कूल तक छोड़ आएं। सुबह 5 बजे के निकले 12-1 बजे लौटते थे। हाथ मुंह धोकर औरतें ठिकानों में रोटियां लेने चली जाती थीं। 2-2:30 बजे फिर हाजिरी देने जाना पड़ता था। लौटते लौटते 5 बज जाते थे। बच्चे स्कूल जाते हैं या नहीं, दिन भर वे क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, जानने का न वक्त था न समझ। मैं कॉलेज पैदल जाता था। इंद्रेश नगर से डीएवी कॉलेज काफ़ी दूर पड़ता था। 2-3 महीने बाद जसवीर ने एक साइकिल खरीद ली थी मेरे लिए। किस्तों पर उस साइकिल की कीमत अदा की गई थी। साइकिल मिल जाने से आने जाने में काफ़ी समय बचने लगा था। पहला पीरियड 7 बजे लगता था। गणित के अध्यापक समय के पाबंद थे। सुबह की इस कक्षा में 60-70 छात्रों में से 15-20 ही आते थे। मैंने इस पीरियड को कभी नहीं छोड़ा था। त्यागी इंटर कॉलेज से यहाँ वातावरण कुछ भिन्न था। उन दिनों मेरे पास कॉलेज जाने लायक कपड़े भी नहीं थे। गांव में तो गंदी बिना इस्त्री की हुई कमीज़ और पट्टे के पजामे से ही काम चल जाता था। यहाँ सब पैंट कमीज़ पहनते थे। जसबीर के पास एक पुरानी पैंट थी जो उसने मुझे दे दी थी। काफ़ी ढीली थी मेरे नाप से। उसे पहनकर मैं कॉलेज जाता था। कक्षा में कई बार लड़कों ने मेरे देहातीपन का मजाक उड़ाया था। कॉलेज में नया था और उस माहौल से अपरिचित भी था, इसलिए चुप रह जाता था। वैसे भी गांव में उपेक्षाओं और छींटा कसी सुन लेने की आदत थी। बर्दाश्त कर लेने का इतना हौसला था कि आज मैं सोचता हूँ तो हैरान रह जाता हूँ। कितना कुछ छीन लिया है मुझसे इस बर्दाश्त कर लेने की आदत ने। एक दिन अंग्रेज़ी की कक्षा से बाहर निकलते ही दूसरे सेक्शन के एक लड़के ने मुझे रोक लिया। उसके साथ 3-4 लड़के भी थे। वह मेरा मजाक बनाने लगे। एक ने मेरी पैंट खींचते हुए कहा, किस टेलर से सिलवाई है, हमें भी उसका पता दे दो। दूसरे लड़के ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। मैं उनसे बचकर निकलना चाहता था, लेकिन वह जाने ही नहीं दे रहे थे। कभी मेरी पैंट पकड़कर खींचते तो कभी कमीज़। मैंने बेहद दैन्य लहजे में कहा था, फट जाएगी, इसे छोड़ दो। मेरे देहाती लहजे पर वह जोर से हंसे थे। एक ने पूछा, किस गांव से पधारे हो जी? उसका व्यंग्यात्मक अंदाज मुझे छलनी कर गया था। यह तमाशा काफ़ी देर तक चला था। मैं उनके बीच फंसा स्वयं को बेबस पा रहा था। न जाने मैं कब तक उनकी गिरफ्त में फंसा रहता। एक वरिष्ठ अध्यापक उधर से निकल आए, जिन्हें देखकर वह सब भाग गए थे। उस अध्यापक ने मेरा नाम और कक्षा पूछा तो मैंने बता दिया।
जी ओम प्रकाश वाल्मीकि 12वीं सेक्शन जे। मैं कक्षा में चला तो गया लेकिन मन उखड़ गया था। कक्षा में क्या पढ़ाया जा रहा है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। किसी तरह वह पीरियड खत्म हुआ। बा, बाहर निकलते ही मैंने सुरजन को ढूंढना शुरू किया। वह अपनी कक्षा में बैठा था। मैंने उसे बाहर आने का इशारा किया। उसके बाहर आते ही मैंने पूरी घटना सुना डाली। उसकी ही कक्षा में एक लड़का बैठा था, बहादुर सिंह थापा, राजपुर का रहने वाला था। सुरजन ने उसे भी बाहर बुला लिया था। सुरजन ने पूरा किस्सा उसे बताया। उसने मुझसे पूछा, उस लड़के को पहचान लोगे कि किस कक्षा में है? मैं उन्हें साथ लेकर उस लड़के की कक्षा के सामने आकर खड़ा हो गया था। वह लड़का कक्षा में अपने उन्हीं दोस्तों के साथ सबसे पीछे बैठा था। बहादुर ने मुझसे कहा, तुम जाओ, मैं उसे अभी ठीक कर दूंगा। आइंदा वह तुम्हें तंग नहीं करेगा। मैं दूर जाकर खड़ा हो गया था। सुरजन और बहादुर वहीं रुक गए थे। पीरियड खत्म होते ही वह लड़का अपने दोस्तों के साथ बाहर निकला। बहादुर ने इशारे से उसे बुलाया। जैसे ही वह पास आया, बहादुर ने 2-3 हाथ उसे जड़ दिए। अचानक हुए हमले से वह घबरा गया था। गिड़गिड़ाते हुए बोला, दाई जी, क्यों मार रहे हो? मेरी क्या गलती है? बहादुर ने उसकी कमीज का कॉलर पकड़कर अपनी ओर खींचा। बोल, तेरे कपड़े कहाँ सिलते हैं? नंगा करके भेजूं या दर्जी को यहाँ बुलाऊं? फिर किसी से दर्जी का पता पूछेगा? उसने हाथ जोड़कर माफी मांगी थी। दाई जी, माफ कर दो, गलती हो गई। धीरे धीरे मैं उस माहौल में रमने लगा था। स्वयं को एडजस्ट भी कर लिया था। कुछ दोस्त भी बन गए थे। अब मैं अकेला नहीं था। मेरा देहातीपन अब मुझे कमज़ोर और डब्बू नहीं बना रहा था। सुरजन के सभी दोस्त मुझे पहचानने लगे थे, जिनमें ज़्यादातर मारपीट गुंडागर्दी करने वाले लड़के थे, जो मुझे ज़्यादातर पसंद नहीं थे। फिर भी मेल जोल रखना पड़ रहा था। अपनी कक्षा में मेरी पहचान बनने लगी थी। पुरुषोत्तम नाम का एक लड़का था। वह भी मेरा अच्छा मित्र बन गया था। कई और साथी थे जिनके संपर्क में आने से शहरी जीवन से मेरा नाता बढ़ने लगा था। इंद्रेश नगर में भी कई लोग थे जो कॉलेज में पढ़ते थे। भूकन लाल था जो एमएससी कर रहा था। हेमलाल 12वीं में था, हिंदू नेशनल में। गोपी था और भी कई लोग थे। हम सब लगभग हर रोज मिलते थे। कई योजनाएं बनती थी। सामाजिक कार्य करने का उत्साह सभी में था। इंद्रेश नगर वैसे तो एक ही मोहल्ला था, लेकिन अंदरूनी तौर पर तो हिस्सों में था। एक और वाल्मीकि रहते थे तो दूसरी ओर जाटव। आपस में संबंध तनावपूर्ण थे। अक्सर मारपीट, लड़ाई झगड़े होते रहते थे। 2-3 परिवार भट्टों के भी थे जो सिख थे। उनमें आपस में ही लड़ाई झगड़े लगभग हर रोज होते थे। कभी कभी तो तलवारें भी खिंच जाती थी। ऐसे चरम क्षणों में उनकी औरतें मर्दों को घरों में खींच लेती थीं। खूब शोर शराबा होता था। हेमलाल जाटव था, लेकिन हमारी मित्रता घनिष्ठता में बदल गई थी। हम दोनों एक दूसरे के घर भी आते जाते थे, जो उन दिनों के हिसाब से काफ़ी खतरनाक कदम था। मामा मुझे कई बार आगाह कर चुके थे। उनका कहना था कि ये जाटव सुरजन को मारने घर तक आए थे और तुम उनसे दोस्ती कर रहे हो। लेकिन इन तमाम अवरोधों के बावजूद मेरा और हेमलाल का मेलजोल जारी था। उसके घर में जब भी जाता था, उसकी माँ, बहनें, भाभी सभी बहुत स्नेह दिखाते थे। उसकी छोटी बहन बहुत प्यारी और सुंदर सी गुड़िया जैसी थी। इंद्रेश नगर में एक पुस्तकालय था जिसे जाटव चलाते थे।
सरकारी अनुदान से यह पुस्तकालय खोला गया था। इस पुस्तकालय में गांधी साहित्य की भरमार थी। गांधी की लिखी कई पुस्तकें मैंने इस पुस्तकालय में पढ़ी थी। एक दिन जब मैं पुस्तकालय में बैठा पुस्तकें देख रहा था तो हेमलाल ने एक छोटी सी किताब मेरे हाथ में दी, जिसे उलट पुलट कर मैं देख ही रहा था तो वह बोला, इसे पढ़ो। पुस्तक का नाम था डॉक्टर अंबेडकर जीवन परिचय। लेखक चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु। मेरे लिए डॉक्टर अंबेडकर उस समय तक एक अपरिचित नाम था। मैं गांधी, नेहरू, पटेल, राजेंद्र प्रसाद, राधा कृष्ण, विवेकानंद, टैगोर, शरद तिलक, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, सावरकर आदि के विषय में जानता था, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर से अनजान था। त्यागी इंटर कॉलेज बरला में कक्षा 12 तक पढ़ाई करके भी किसी भी रूप में यह नाम मेरी जानकारी में नहीं आया था। उस पुस्तकालय में भी अंबेडकर पर कोई पुस्तक नहीं थी। कभी किसी शिक्षक या किसी विद्वान के मुंह से यह नाम नहीं सुना था। गणतंत्र दिवस पर भाषण होते थे, देश प्रेम की कहानियां दोहराई जाती थीं, लेकिन संविधान निर्माता की जानकारी नहीं थी। सूचना देने वाले तमाम माध्यम इस नाम को मुझ जैसे लोगों तक पहुंचाने में असमर्थ थे। मैंने हेमलाल से पूछा, कौन है यह अंबेडकर? बारीक सी मुस्कुराहट उसके होठों पर तैर गई थी। पहले इस पुस्तक को पढ़ लो, फिर बात करेंगे। किताब लेकर मैं घर आ गया था। प्रारंभ के पृष्ठों पर कुछ ऐसा नहीं था जिसे विशिष्ट कहा जा सके, लेकिन जैसे जैसे मैं इस पुस्तक के पृष्ठ पलटता गया मुझे लगा जैसे जीवन का एक अध्याय मेरे सामने उखड़ गया है। ऐसा अध्याय जिससे मैं अनजान था। डॉक्टर अंबेडकर के जीवन संघर्ष ने मुझे झकझोर दिया था। कई दिन और रातें मैंने बेचैनी से काटी। मेरे भीतर की छटपटाहट बढ़ गई थी। मेरी चुप्पी तो मेरे रोम रोम को जड़ बना रही थी, अचानक पिघलने लगी थी। उस पुस्तकालय में अंबेडकर की डिग्री जो पुस्तकें थीं वह सभी पढ़ डाली थी। मैंने हेमलाल का आभार व्यक्त किया था। उसने सचमुच मुझे एक नई राह दिखाई थी। इन पुस्तकों के अध्ययन से मेरे भीतर एक प्रभामयी चेतना जागृत हो गई थी। इन पुस्तकों ने मेरे गूंगेपन को शब्द दे दिए थे। व्यवस्था के प्रति विरोध की भावना मेरे मन में इन्हीं दिनों पुख्ता हुई थी। पाठ्य पुस्तकों से लेकर संचार माध्यमों तक मैं उन दिनों गांधी का ढोल पीटता रहा था। बातचीत में कई सवर्णों को गांधी के लिए अपशब्द कहते सुना था कि इस बूढ़े ने भंगी चमार को हरिजन बनाकर सिर पर चढ़ा लिया है। उनका गुस्सा कितना गलत था। अंबेडकर को पढ़ लेने के बाद यह बात समझ में आई थी कि गांधी ने हरिजन नाम देकर अछूतों को राष्ट्रीय धारा में नहीं जोड़ा, बल्कि हिंदुओं को अल्पसंख्यक होने से बचाया, उनके हितों की रक्षा की। फिर भी वे उसे खफा थे क्योंकि उनके हरिजनों को सिर चढ़ाया। पूना पैक्ट की घटना ने मेरे मन से गांधी के भ्रम को पोंछ दिया था। पूना पैक्ट ने अंबेडकर को हताश किया था। एक नया शब्द दलित भी मेरे शब्दकोश में जुड़ गया था, जो हरिजन का स्थानापात्र नहीं बल्कि करोड़ों अछूतों के आक्रोश की अभिव्यक्ति थी। मुझे एक दिशा मिल गई थी। यह धारणा थी उन दिनों पुख्ता हो रही थी कि जो शिक्षा स्कूल कॉलेज में दी जा रही है वह किसी भी रूप में हमें राष्ट्रीय नहीं बनाती है, बल्कि कट्टर संकीर्ण हिंदू बनाती है। जैसे जैसे साहित्य से परिचय बढ़ता जा रहा था, मेरा आक्रोश
मुखर होने लगा था। मैं कॉलेज में दोस्तों से तर्क वितर्क करने लगा था, अध्यापकों के सामने अपनी शंकाएं व्यक्त करने लगा था। यह साहस मुझे साहित्य ने दिया था। सक्रियता बढ़ने लगी कॉलेज की गतिविधियों में मेरी सक्रियता बढ़ने लगी थी। उन दिनों देहरादून में अंग्रेजी विरोध पूरे जोर पर था। डीएवी कॉलेज के छात्र खुलकर सामने आ गए थे। शहर भर के होर्डिंग बोर्ड दुकानों के नाम काले पेंट से पोत दिए गए थे। मैं इन कामों में हिस्सेदारी कर रहा था, जिसकी वजह से घर पहुंचने में देर हो जाती थी। रोज मामा की डांट खानी पड़ती थी। मैं जितना सक्रिय होता घर में उतना कलेश होता था। गांव में पिताजी कभी टोका टोकी नहीं करते थे। यहाँ आने पर यह एक ज़रूरी आम बात हो गई थी। डीएवी कॉलेज से एक बड़ा जुलूस निकला था। घंटाघर से पहले स्थानीय बस अड्डे के पास पुलिस ने जुलूस को रोक दिया था। तनाव की स्थिति थी। हालात ऐसे बिगड़े कि पुलिस ने हिंदी समर्थकों पर गोली चला दी थी। एक छात्र की मृत्यु हो गई थी, कई घायल हुए थे। एक जुनून था छात्रों में जो इन हादसों के बाद बिखर गया था। उस दिन मामा ने मुझे घर से बाहर न जाने की हिदायत दी थी, फिर भी मैं बाहर गया था। लौटने पर कई घंटे मामा का प्रवचन सुनना पड़ा था। तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपने जीजा और बहन को क्या जवाब दूंगा। यह एक ऐसा संवाद था जो हर 2 मिनट बाद निकलता था। वह अपने प्रवचन में मेरे दोस्तों पर भी भद्दी टिप्पणियां करते थे। ऐसे समय में जसबीर चुप्पी साध लेता था। जनेसर को इन सब से कोई मतलब नहीं था। जब मैं जसबीर से कहता तो उसका एक ही जवाब होता था, तू यहाँ पढ़ने आया है, ऐसे फालतू के काम छोड़। मुझे वह सब काम जो मैं करता था मेरी पढ़ाई का हिस्सा लगने लगते थे, लेकिन मामा और जसबीर के लिए वह सब फालतू थे। एक दिन विस्फोट हो ही गया था। हेमलाल और मैं एक साथ थे। पूरा दिन उस रोज पढ़ाई के अलावा हमने कोई बात नहीं की थी। लौटने पर मामा का प्रवचन शुरू हो गया था। मैंने उन्हें वस्तु स्थिति से अवगत भी कराने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी ही रौ में मुझे डांटते रहे और मेरे दोस्तों पर फिर भद्दी टिप्पणियां करने लगे। मैं फट पड़ा था उस दिन। मामा, मेरे सभी दोस्त पढ़ने लिखने वाले लड़के हैं। मैं गुंडे बदमाशों के साथ नहीं घूमता हूँ। पढ़ाई लिखाई के अलावा मैं कोई काम नहीं करता हूँ। पता नहीं मामा की किस दुखती रग को मैंने छेड़ दिया था। वह चिढ़ गए और मुझे गांव वापस भेज देने की धमकी देने लगे थे। मुझे लगा कि एक बार फिर मेरी पढ़ाई छूट जाएगी। मैं कोशिश करने लगा था कि पढ़ाई जारी रखनी है, चाहे जैसे भी हो। लेकिन मामा को भी कोई न कोई मौका मिल ही जाता था मेरे खिलाफ कुछ बोलने का। हमारे बीच काफी तनाव बढ़ गया था। एक ही कमरे में हम रहते थे, खाते पीते और सोते थे। मेरी कोशिशें रहती थी उन्हें नाराज ना करूं। उनके हुक्के की चिलम भरना, उनके पांव दबाना, सिर की मालिश करना, यानी तमाम काम करके भी मैं उन्हें खुश नहीं कर पा रहा था। इस तनाव में सुरजन भी शामिल हो गया था। वह भी अपने पिताजी की हाँ मिलाता था, बल्कि कई बार मेरी छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर भी बोल देता था, जिसका परिणाम होता था मामा का
प्रवचन मुझ पर कोप बनकर बरसता था। उन दिनों मैं काफ़ी तनाव में रहने लगा था। स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो गया था। उसी बीच मेरा सुरजन की ससुराल जाना भी बंद हो गया था। बस एक हेमलाल ही था जिसके साथ बैठकर मैं अपने दुख सुख कह लेता था। इंद्रेश नगर के साथी प्रेमचंद किसी जमाने में छात्र नेता थे। वे पढ़ाई छोड़कर रुड़की चले गए थे, कोई कर्मचारी संगठन चला रहे थे। 1967 के आम चुनाव में उन्होंने रुड़की विधानसभा सीट से अपना नामांकन पत्र भरा था। 8-10 लड़के इंद्रेश नगर से रुड़की गए थे चुनाव प्रचार से मदद करने। उनमें मैं और हेमलाल भी थे। मैंने मामा से इजाज़त नहीं ली थी, जसवीर को भी सिर्फ सूचना दी थी। जिस समय मैं जाने के लिए घर से निकल रहा था, मामा ने जसवीर से कहा था, इससे कह दे लौट कर यहाँ ना आए, गांव चला जाए। मैंने उस वक्त कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की थी। बाहर भूकनलाल, सियानंद, हेमलाल आदि खड़े थे। मैं चुपचाप उनके साथ चल दिया था। रुड़की पहुंचते ही मैंने पिताजी के नाम एक चिट्ठी लिखकर रुड़की से बरला जाने वाली बस के ड्राइवर को दे दी थी। ड्राइवर ने वह चिट्ठी बरला बस अड्डे पर बुद्धू चाय वाले को दे दी थी। बुद्धू चाय वाले ने पिताजी तक पहुंचा दी थी। पिताजी अगले ही दिन रुड़की आ गए थे। मैंने उन्हें तमाम हालात बता दिए थे। वे चुपचाप सुन रहे थे। मैं भीतर से डरा हुआ था, कहीं मेरा रुड़की चुनाव प्रचार में आना उन्हें भी गलत ना लगे। लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा था, तेरी समझ में जो ठीक लगे तू कर। मैं तो अनपढ़ गंवार हूँ, पर मेरा नाम बदनाम ना करना। रही आगे पढ़ने की बात, तू यहाँ से सिद्ध्या देहरादून ही जाना। हर फूल मेरे मामा ते कहना। उसे उस टैम बरले में पनाह दी थी जिस वह कुछ भी ना जाने था। बाद में उसके लौंडे सुरजन को 2 साल बरला रखा। उसे भूल गया, वह अपने साथ नहीं रखेगा तो मैं तेरा अलग इंतजाम कर दूंगा, तू फिक्र क्यों करे है। पिताजी उसी वक्त देहरादून चले गए थे। मैं उनकी आदत से परिचित था। मामा ने उन्हें शराब पिलाई होगी। शराब पीकर पिताजी ने मामा को लताड़ा होगा, खूब कहा सुनी हुई होगी। चुनाव प्रचार में रुड़की के आसपास के गांव मोहल्लों में हम लोग पैदल घूमते थे। उन दिनों लोगों के जीवन को और अधिक पास से जानने का मौका मिला था। उनके दुख दर्द सुने थे। ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा थी जो लोकतंत्र और मत का सही अर्थ भी नहीं जानते थे। एक कागज़ का टुकड़ा बक्से में डालकर वह क्या करते हैं, उनकी समझ से बाहर था। कितनी मासूमियत थी उन लोगों में जो आज़ादी के मूल्यों और अर्थों से अनजान थे। सचमुच आज़ादी वहाँ तक पहुँची ही कहाँ थी। सत्ता के दलाल उनका शोषण और इस्तेमाल कर रहे थे। देहरादून लौटते ही मामा और पिताजी के बीच हुई कहासुनी की खबर जनेसर ने मुझे दी थी। मामा का गुस्सा मेरे प्रति ज़्यादा बढ़ गया था। उन्हें लग रहा था कि पिताजी को मैंने भड़काकर यहाँ भेजा था। पिताजी उन्हें बहुत सुनाकर गए थे। मैं चुपचाप अपनी पढ़ाई में जुट गया था। अजीब तंगी के दिन थे। जेब में कोई पैसा नहीं था। सुबह उठकर बिना कुछ खाए पिए कॉलेज
जाता था। दोपहर को लौटकर चूल्हे में लकड़ी जलाकर कच्चा पक्का कुछ बना लेता था। जसवीर दोपहर को कभी कभी आता था। विमला भाभी अपने मायके गई हुई थी। मामा दोपहर को अपने ठिकानों से रोटियां लेकर आते थे, लेकिन मेरा मन उन्हें खाने का नहीं होता था। उन रोटियों को देखते ही इच्छा मर जाती थी। बस जैसे जैसे दिन कट रहे थे, शाम को मैं जनेसर के साथ लकड़ी की टाल पटेल नगर में चला जाता था, जहाँ ट्रकों में लकड़ी चढ़ाने उतारने की मजदूरी मिल जाती थी। 1-2 घंटे काम करके 5-10 रुपये हाथ में आ जाते थे, जो जेब खर्च के काम आते थे। काम भारी और धक्का देने वाला होता था। जनेसर की 2 आदत थी, यह सब काम कर लेने की, लेकिन मेरे लिए मुश्किल होता था। जब जेब में 2-4 रुपये रहते थे तो कॉलेज में खाली पीरियड के समय महेश्वरी की चाय की दुकान में बंद और चाय से नाश्ता कर लेता था। ये दोनों चीज़ें 50 पैसे में आ जाती थीं। पैसे खत्म होते ही फिर पेट खाली, चाय नाश्ता बंद। कुछ दिन बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाया। इंद्रेश नगर में शाम का स्कूल भी हम लोगों ने शुरू किया था। बुकनलाल ने योजना बनाई थी, लेकिन जैसे ही बुकनलाल को IRDI में नौकरी मिली, स्कूल बंद हो गया था। जसवीर सर्वे ऑफ इंडिया में नौकरी करता था। तनख्वाह में से आधे से ज़्यादा कर्ज उतारने में चले जाते थे। माया की शादी के लिए जो कर्ज लिया था, उसके ब्याज की दर बहुत ज़्यादा थी। हाथ में बहुत ही कम पैसे बचते थे। देहरादून की पहली सर्दी मेरे लिए बहुत कष्टदायक रहती थी। मेरे पास सर्दियों में पहनने के लिए कोई गर्म कपड़ा नहीं था। गांव में तो चादर या खेस की बुक्कल मारकर कक्षा में बैठ जाते थे। यहाँ वह सब संभव नहीं था। स्वेटर की सख्त ज़रूरत थी। देहरादून नगर पालिका सफाई कर्मियों को खाकी रंग की जर्सी देती थी, साथ में गाढ़े खद्दर की एक मोटी कमीज भी देती थी। ये कपड़े सफाई कर्मियों की पहचान थे। दूर से ही पता चल जाता था उन्हें देखते ही कि लोग कहते थे जमादार हैं। मैंने लकड़ी की टाल से 30-40 रुपये जमा कर लिए थे। एक सफाई कर्मी से वह खाकी जर्सी खरीद ली थी। उन रुपयों में से ड्राई क्लीनर को देकर इस जर्सी को हरे रंग में रंगवा दिया था, लेकिन रंग बदल जाने से भी इस जर्सी की पहचान नहीं बदली थी। पहले जिस दिन मैं इसे पहनकर कॉलेज गया तो लड़के जमादार कहकर चिढ़ाने लगे थे। यह स्वेटर मुझे सर्दी से तो बचा रहा था, लेकिन छात्रों के व्यंग्य सर्दी से भी ज़्यादा तकलीफ देह थे। कई बार सोचता इसे नहीं पहनूंगा, लेकिन अंत में इरादा पक्का हो गया था। देखता हूँ कब तक चिढ़ाएंगे। टाल से कमाए रुपयों में से स्वेटर खरीदने के बाद कुछ रुपये बचे थे। उन रुपयों से मैंने तिब्बती बाजार से कुछ मोटी ऊन सस्ते दामों में खरीद ली थी। इसे एक हाफ स्वेटर बन गया था। यह स्वेटर स्वर्णलता भाभी ने अपने हाथ से बनाकर मुझे दिया था। इस तरह देहरादून की पहली सर्दी से मैं बच गया था। एक रोज़ कॉलेज में कुछ लड़के किसी ट्रेनिंग की बात कर रहे थे। पुरुषोत्तम भी उनके साथ था। मैं भी उनके पास जाकर बैठ गया था, लेकिन मैं उनकी बातचीत का सार समझ नहीं पाया था। उनके चले जाने के बाद मैंने पुरुषोत्तम से पूछा तो उसने कहा, रायपुर में कोई बम फैक्ट्री है जहां मशीनों के कल पुर्जों का काम सिखाया जाता है। ट्रेनिंग में हाई स्कूल पास लड़के लिए जाते हैं। मैंने उससे कहा, चलो रायपुर चलकर पता करते हैं। उसने पूछा, तुम जानते हो फैक्ट्री कहाँ है? हाँ, सुजन के साथ 1-2 बार रायपुर गया था, मैंने उत्तर दिया। मैं और पुरुषोत्तम दोनों रायपुर की ओर चल पड़े थे।
आरडीआई के मुख्य द्वार पर हमने सुरक्षा गार्ड से पूछा तो उसने बताया कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आगे है।